हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप। आज मैं चर्चा करूंगी शिवाजी महाराज और चीन की दीवार। यहाँ पे बताया गया है कि शिवाजी महाराज अपने महाराष्ट्र को सुरक्षित रखने के लिए किस प्रकार से किलों का निर्माण किए। किलों का तात्पर्य यहाँ दुर्ग से है। दुर्ग एक ऐसा किला होता था जो पर्वतों की जो चोटियाँ होती थी, ऊंचाइयाँ होती थी, उनमें बनाया जाता था, ताकि जो भी विरोधी होते थे, जो दुश्मन होते थे, वे उस किले तक हमला नहीं कर सकते थे। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह चीन के शासनकाल में चीन की दीवार का निर्माण किया गया था, ताकि अन्य लोग चीन पे हमला ना कर सकें। तो चलिए हम आगे देखते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये चैप्टर आपको कैसा लगा। 2200 साल पहले की बात है। चीन की दीवार संसार के 7 आश्चर्यों में से एक थी। यह 6000 किलोमीटर लंबी है। इसका निर्माण कार्य लगातार 1600 वर्ष तक चलता रहा। इस प्रकार के किसी निर्माण पर विश्वास करना मुश्किल है। ईसा पूर्व सन 230 में इसका निर्माण प्रारंभ हुआ था, जिसे सन 1640 में रुकवा दिया गया था। बीजिंग के उत्तर पूर्व में करीब 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सानहेफा बंदरगाह से शुरू होती यह दीवार सैकड़ों पर्वतीय उतार चढ़ाव एवं खाइयों से निकलकर पश्चिम में गोबी के रेगिस्तान तक जाती है। इसे दीवार कहने से बेहतर होगा तटबंदी कहना। यह दीवार सेना के अधिकार में थी। इसमें सेना की ज़रूरतों के हिसाब से खाने पीने की वस्तुएं, बारूद आदि रखने के लिए छोटे छोटे किले बनवाए गए, जिनमें सेना के लिए निवास व्यवस्था भी थी। इन किलों की संख्या 25,000 के लगभग थी। ऐसी अप्रतिम दीवार बनाने की कल्पना करने वाला कौन था और उस कल्पना को साकार करने वाला कौन था? करीब 2250 वर्ष पहले चीन में अनेक छोटे छोटे राज्य थे। वे आपस में झगड़ते रहते थे। खासकर उत्तर की तरफ के राज्यों के बीच ज़्यादा झगड़े होते थे। बीच बीच में उत्तर दिशा में मांचू व मंगोलियन टोलियां हमले किया करती। ये टोलियां उपजाऊ इलाकों से अनाज लूटने के लिए आया करती। उनके हमलों को रोकने के लिए संगठित होने की कल्पना सीन जी बांगदी नामक एक छोटे राज्य के प्रमुख ने की थी। उसने उत्तर के अनेक राज्यों को इकट्ठा करने का प्रयत्न किया। इन राज्यों को उसने यकीन दिलाया कि ऐसी हमलावर टोलियों से उन्हें लगातार खतरा है। जिन्होंने उसकी बात नहीं सुनी, उन पर बाकायदा हमला करके उसने स्वयं के एकाधिकार जैसा एक शासन बनाया। उपरोक्त टोलियों का सामना करने और उनके हमलों को रोकने के लिए एक भव्य दीवार बनाने की जरूरत है, ऐसा ऐलान उसने कर दिया। इस प्रकार उत्तर की ओर के प्रत्येक राज्य में दीवार का निर्माण कार्य शुरू हो गया। आने वाले प्रत्येक पीढ़ी ने उस निर्माण कार्य को आगे बढ़ाया। संसार के इतिहास में यह अपनी तरफ एकमात्र उदाहरण है। तब तक सीमेंट की खोज नहीं हुई थी, तो फिर ईंटों और पत्थरों को जोड़ा कैसे गया? इसके लिए पका हुआ चावल, वनस्पति एवं मिट्टी का मिश्रण उपयोग में लाया गया। जनता को बाकायदा गुलाम बनाकर इस निर्माण कार्य में जोता गया। जो भी विरोध करता उसे वहीं कत्ल करके दीवार में ही चिनवा दिया जाता। फलस्वरूप इस दीवार का नाम ही पड़ गया सबसे लंबी शमशान भूमि। चीन का इतिहास यानी सत्ता पर चिंग और मिंग घरानों का बारी बारी से काबिज होना। तकरीबन 1100 वर्षों तक यह दीवार चीन की रक्षा करती रही। मंगोलियन टोलियों को इस दीवार से सख्त नफरत थी, क्योंकि वे उसे फलांग नहीं पाते। चंगेज खान ने इस दीवार के रखवाले सैनिकों को इस प्रकार विवश किया कि वे उसका साथ देने के लिए राजी हो गए। चंगेज खान अपने प्रचंड सेना लेकर दीवार को फांदने में सफल हो गया। वह चीन में घुस गया। इससे चीन पर मंगोलियन यानी मिंग की सत्ता स्थापित हो गई। सन
1112 में इस मिंग घराने को मंचूरियन टोलियों से खतरा था। लिहाजा चंगेज खान के शासनकाल में भी इस दीवार का निर्माण कार्य जारी रहा। सन 1640 के आसपास मंचूरियन टोलियां फिर से ताकतवर हुईं, जिन्होंने चीन से चिंग घराने की सत्ता स्थापित कर दी। यह सत्ता सन 1912 तक जारी रही, यानी सम्राट पुई के अपने पद से पतन होने तक। सन 1650 के करीब दीवार के दोनों तरफ मंचूरियन सत्ता का अधिकार था, जिससे आक्रमणों का खतरा नहीं था। दीवार तब तक गोबी के रेगिस्तान तक बन चुकी थी, तब रेगिस्तानों से सेना लाकर कोई आक्रमण नहीं कर सकता था। चीन की यह दीवार अनेक दुखद घटनाओं की साक्षी है। इसके निर्माण के 1800 वर्षों में लाखों मजदूर भूख, दुर्घटना या रोग से मौत के मुंह में समा गए। यहाँ कातिल ठंड पड़ती है, ठंड के दिनों में जबरदस्त बर्फ गिरती है, बीच बीच में बारिश भी होती रहती है, गर्मियों में बड़ी तेज धूप रहती है। चीन में सभी ऋतुएं एक साथ जारी महसूस होती हैं। निर्माण के दौरान यह दीवार मानव बस्तियों से दूर जाने लगी। वह जंगल, पर्वतों और खाइयों से गुजरने लगी थी। इससे निर्माण कार्य के लिए मजदूरों की सख्त कमी हो गई। लोगों को जबरदस्ती मार मार कर काम करने के लिए मजबूर किया जाता था। लाखों मजदूरों के लिए मकान का इंतजाम, दाना पानी का इंतजाम, यह सब बहुत दुष्कर हो गया। अनेक मजदूरों को मृत्यु के बाद इसी दीवार में विश्रांति मिली। भले ही यह दीवार 1500 वर्षों तक चीन की रक्षा करती रही, लेकिन कालांतर चीन के ही लोगों ने इसे तहस नहस कर दिया। माओ की संस्कृति क्रांति ने इस दीवार को अपना शिकार बना लिया। हजारों लोगों ने इनकी ईंटों से अपने घर बना लिए। सांस्कृतिक क्रांति आखिर समाप्त हुई और चीन के रास्ते संसार के लिए खुल गए। चीन ने जिस शिद्दत से अपने संरक्षण के लिए दीवार का निर्माण किया, उसी शिद्दत से शिवाजी महाराज ने अपने संरक्षण के लिए महाराष्ट्र में अनेकानेक किलों का निर्माण किया। हम शिवाजी का बचपन प्रकरण में देख चुके हैं कि 15 वर्ष की उम्र में ही शिवाजी ने समझ लिया था कि किलों का क्या महत्व है। शिवाजी पर्वतीय प्रदेशों में ही रहते थे, ऐसा इतिहासकार डगलस कहता है। शिवाजी की ताकत पर्वतीय प्रदेशों के बल पर ही बनी हुई है। शिवाजी महाराज सच्चे और पक्के दुर्ग स्वामी एवं दुर्ग संरक्षक थे। उनका जन्म दुर्ग में हुआ। जो भी धन संपदा और वैभव मिला, सब दुर्ग के कारण। स्वयं दुर्गों को भी जो मजबूती मिली, दुर्ग स्वामी शिवाजी के कारण। ये दुर्ग शिवाजी को सुरक्षित ही रखते थे, उनके दुश्मनों को डराते भी थे। दुर्ग उनका निवास स्थान था। दुर्ग उनके राज्य की सर्वधन भूमि थी, विजय की नींव थी, आनंद के स्थान थे। इसलिए शिवाजी ने न केवल अनेकानेक नए दुर्गों का निर्माण किया, बल्कि पुराने दुर्गों को दुरुस्त कर मजबूती भी बनाया। श्री कृष्ण ने द्वारिका नगरी का वर्णन करते हुए कहा है, दुर्ग के संरक्षण में जब स्त्रियां भी युद्ध कर सकती हैं, तब हमारे महारथी क्यों नहीं युद्ध कर सकते। इससे आश्चर्य की बात क्या है। दुर्ग के आश्रय के महत्व का वर्णन संभाजी राजे ने अपने ग्रंथ बुधभूषणम में इस प्रकार किया है। तटों से संरक्षित एक योद्धा 100 योद्धाओं से लड़ सकता है। 100 योद्धा 10,000 सैनिकों से लड़ सकते हैं। इसलिए राज्य की रक्षा करने वाले को दुर्ग का आश्रय लेना ही चाहिए। किले का एक एक धनुर्धर 100 लोगों को हरा सकता है। संभाजी राजे अपने शासनकाल में 100 सैनिक 10,000 सैनिकों को पराजित कर सकते हैं, यह सिद्ध किया था। किलों का महत्व समझाते हुए महाराज के मंत्रिमंडल के अष्टप्रधान सोनोपंत डबीर ने एक श्लोक रचा था, जो उन्हें दी गई सलाह के रूप में है। श्लोक में दुर्ग के महत्व को इस प्रकार उजागर किया गया है। राजा मस्तक है, मंत्री मुख है, सैन्य भुजाएं हैं, शेष सभी प्रदेश प्रजा शरीर है, मित्र कंधे हैं एवं दुर्ग अत्यंत दृढ़ हड्डियां हैं। इस प्रकार सयाने लोगों ने राज्य के लक्षण गिनाए हैं। उम्मीद करती हूँ
आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा। इसके आगे हम देखेंगे अगले पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।